सुबह खैर, आप सबको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और मुस्बत सोच और एनर्जी के साथ ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे या कोशिश कर रहे होंगे आगे बढ़ने की। और ज़िंदगी के सफ़र में हम सब में से छोटी छोटी गलतियाँ हम लोगों में से सरसद हो जाती है, लेकिन ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हमने उन गलतियों से सबक सीखना है, उन्हें दूर करना है, उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ना है, अपना सफ़र जारी रखना है, या फिर उन गलतियों को ज़िंदगी का रोग बनाकर साथ साथ लिए फिरना है, उनका बोझ अपने कंधों पर लेकर फिरना है। जबकि उन गलतियों को जहन पर सवार कर लेना और कामयाबी का सफ़र भी रुक जाता है उस वजह से, और कामयाबी इंतज़ार करती रह जाती है कि कब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि अपनी गलतियाँ हैं जो है ना, उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, उनको दुरुस्त करें और उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़े, उनका बोझ अपने साथ लेकर आगे ना बढ़े। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो आजकल जहां हर दूसरा शख्स अपने बढ़ते हुए वज़न को लेकर फिक्रमंद नज़र आता है और मुख्तलिफ अद्वियात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी हिस्सा बनाते हुए हमें नज़र आते हैं, बढ़ता हुआ वज़न कई किस्म की बीमारियों का सबब भी बनने के साथ साथ पर्सनैलिटी भी तबाह कर देता है हमारी। और इसीलिए हर बंदे की कोशिश होती है कि वो जल्दी से जल्दी जितना वज़न कम कर सकता है वो कर ले। और बढ़ते वज़न से परेशान लोगों के लिए मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के डाइट प्लान्स भी दस्तयाब हैं, जिनके हवाले से बहुत मुख्तलिफ आराम भी मौजूद है। कुछ लोग ऐसे डाइट प्लान्स के हक में हैं तो कुछ लोग उन्हें सेहत के लिए मुज़र करार देते हैं। वेट लॉस के लिए कौन कौन से तरीके फ़ायदेमंद हैं और कौन से ख़तरनाक साबित हो सकते हैं हमारी सेहत के लिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमना मुरसलीन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमना, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हमना, वज़न कम करना मेरे ख्याल से अब हर किसी की ख्वाहिश हो चुकी है। तो वज़न कम करने में हमें एक तो डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम उसका रोल हमें लगता है। दूसरा हमारी जो एक्सरसाइज है, तो किस तरह हम और अपने वज़न को कम कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी डाइट में या अपनी डेली रूटीन में? वज़न बढ़ने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली बात जेनेटिक्स है कि आपको मतलब कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली की तरफ से या आपकी जीन्स में ही आपको जो है ये मोटापा मिला हुआ है। नंबर 2 खुराक है। अच्छा। और नंबर 3 जो है आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम वर्जिश भी कहते हैं वो आ जाता है। अब सबसे पहली बात है कि जो खुराक है, जो इन्वायरमेंट है, उसका अच्छा होना और फिर क्या चीज़ हमने खानी है और क्या चीज़ हमने नहीं खानी, कि हमारा वज़न जो है वो एक मिकदार से ना बढ़े, एक हद से ना बढ़े, ये हर एक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वज़न का बढ़ना अच्छी बात नहीं है, इससे फिर रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जैसे कि दिल की बीमारियां या शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें फिर इसके साथ साथ चलती हैं। तो एक बात जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो डायग्नोसिस आ जाता है कि वज़न बढ़ क्यों रहा है। ठीक है, सब इसकी जड़ को हमने देखना है। जी, सबसे पहले तो करेक्ट डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ लोगों में तो वेट पुट ऑन जो है वो इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी या जीन्स से, जैसे मैंने कहा, उस वजह से है किसी में। कुछ लोगों में जो फूड इनटेक है, जो डाइट वो ले रहे हैं, उस वजह से वजन बढ़ता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अब हर इंसान को खुद अपने आप को मॉनिटर करना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनका वज़न कंट्रोल नहीं होता या वज़न दिन रात बढ़ रहा है, या कौन सी ऐसी चीज़ें, या फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो रात की नींद ठीक से नहीं लेते। तो अगर स्लीप इनएप्रोप्रिएट है, स्लीप पैटर्न इनएप्रोप्रिएट है, तब भी आपका वज़न जो है वो कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन भी वज़न बढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे वज़न बढ़ाने के ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो कि हमारा वजन बढ़ाते हैं। ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो करेक्ट डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। तो फिर क्या हम ना इन्हीं फैक्टर्स को देख के मतलब डायग्नोस करेंगे पहले, फिर देन उसको सबसे पहले कम करने की सबसे पहले करेक्ट डायग्नोसिस है। अब कई मतलब ऐसा भी होता है कि एज जो है, जैसे अगर आप 20 साल की उम्र में, आपका मेटाबॉलिज्म वो नहीं होता जो 30 साल की उम्र में होता है। 30 साल के शख्स का वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा जो 50 साल की उम्र में होता है। क्योंकि एज के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वजन कम करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा,
तो ये चीज़ें भी बड़े कंट्रीब्यूट करती हैं वज़न कम करने में। इसके अलावा जो डाइट है और करेक्ट डाइट और टाइमिंग्स, हम जो अक्सर गलती वो ये करते हैं कि हम, कई लोग पेशेंट्स होते हैं, कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम पूरे दिन में हमने खाया ही क्या है और हम तो कुछ भी नहीं खाते, बस हमने एक आधी चीज़। लेकिन अगर आप उस एक चीज़ को देखो तो कई मर्तबा उसकी कैलोरीज बहुत सारे खाने के बराबर होती हैं। तो किस तरह हमें पता चलेगा कि हमने कितनी कैलोरीज लेनी है एक दिन में अगर हमने वजन कम करना है, और किन किन चीज़ों से ले सकते हैं? मतलब हमारे डाइट चार्ट में क्या क्या होना चाहिए, और क्या हम वो डाइट चार्ट सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके ले सकते हैं? ठीक है। या फिर आजकल जैसे आपको पता है कि जिद्दत आ चुकी है और एप्स भी इस हवाले से आ चुकी है, तो क्या उनसे भी मदद ले सकते हैं? एक्चुअली जो हम लोगों ने अपनी कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है पूरे दिन में कि एक इंसान ने कितनी कैलोरी खानी है, वो उसके कद, उसके वजन, उसकी उम्र और उसकी जेंडर के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो कैलोरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फिर उसकी पूरे दिन में करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, यानी कि सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक आपने क्या क्या चीज़ किस किस टाइम खानी है, वो टाइमिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर हम ये करते हैं कि हम सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं। सुबह का नाश्ता स्किप करना सबसे मेजर गलती होती है। ये ना सिर्फ आपका वजन बढ़ाती है, उसके साथ और भी दीगर बीमारियां, इवन कि पूरा दिन जो सुस्ती रहती है वो भी आपकी केटर हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर आप सुबह का नाश्ता टाइम से और ठीक नाश्ता आप कर लेते हैं। और बिल्कुल आप डॉक्टर या डाइटिशियन के पास जाएं, वहाँ पे जाके अपनी कैलोरीज को पूरे दिन की कैलकुलेट करवा के अपने उम्र के मुताबिक, अपने कद और अपने वजन के मुताबिक कैलोरी कैलकुलेट करवा के और डाइट चार्ट बनवा के डाइट चार्ट फॉलो किया जाए। हेल्दी डाइटिंग करनी है, क्रैश डाइटिंग नहीं करनी। यानी वो ऐसी खुराक खानी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन सारी चीजें मौजूद हों। मतलब तमाम तर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो उसके अंदर हो, उसके अंदर यानी कि आप एक ही चीज के ऊपर आपने और फिर प्रोटीन लेनी है तो फिर आप अंडा डाइट ही करते जा रहे हैं, वो बहुत हार्मफुल है। उससे अगर इस तरह की कोई डाइट आप करते भी हैं तो आपको देखिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुराक मुख्तलिफ हर चीज़ बनाई, हर एक की अपनी अपनी अफादियत रख दी। अब हम किस तरह से बाकी सारी चीज़ें छोड़ के किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करके और फिर उससे एक आपको अपना जो मकसद है वो तो हासिल हो जाएगा, लेकिन जो बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, आपकी बाकी हेल्थ की चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, वो किस तरह से फिर आप उसको फुलफिल करेंगे? तो कभी भी मैंने अब देखा मार्केट में बहुत किस्म की डाइट्स आई हुई हैं, जैसे सूप डाइट हो गई, कैबेज सूप डाइट है, और एक ही जिसके अंदर बनानास खाने हैं पूरे दिन में, वाटरमेलन खाने हैं पूरे दिन में, वो इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि आप अपनी बॉडी को बाकी वो तमाम न्यूट्रिएंट से डिप्राइव कर रहे हो जिनकी आपको ज़रूरत है। तो नतीजा भी ये होता है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो फ़ौरन तो उसके नतीजे हासिल हो जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में फिर जो जाके मसले होते हैं, यानी हमेशा की दर्दें रह जाती हैं घुटनों में और मस्कुलर पेन्स रह जाती हैं, या एनीमिया, खून में आयरन की कमी होना, इस तरह के जो मसले फिर आते हैं, वो फिर पेशेंट्स उसके बाद आते हैं इन मसलों के बाद, जब ये सारा अपने साथ वो इतना करा कर तो फिर हमारे पास आते हैं। फिर उनको दोबारा से ट्रैक पे लाना, सबसे पहले उनका डाइट प्लान उनके अकॉर्डिंग कैलोरीज कैलकुलेट करके उनको प्लान करना, और फिर दोबारा से उनको, तो कुछ महीने पे हमें इसमें लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं इसके। मतलब उनकी जो बॉडी है वो रिजिड हो गई होती है एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक ही उसके ऊपर रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो क्रैश डाइट जब करते हैं आप, मतलब आपने एक अरसे तक बहुत कम खाया पिया, ठीक है, तो आपका उससे वजन तो नो डाउट कम हो जाता है। फिर उसके बाद आप इतने अरसे तक भूखे रहकर आपको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको बहुत दिल करता है मैं ये चीज़ भी खा लूँ, ये चीज़ भी खा लूँ। उसके बाद जब आप नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। अब क्या होता है कि अब जो फैट आपकी बॉडी में लगता है वो बड़ा स्टबर्न होता है, अब वो मुश्किलों से उतरता है, मतलब जिसमें अगर आपने कम एफर्ट से उसको उतारा था, अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि बॉडी इस कंडीशन में चली जाती है कि ये बंदा तो मुझे दोबारा से भूख हड़ताल पर ले जाएगा। तो अब मैं अपने इर्द गिर्द ऐसी फैट की लेयर को इंसुलेट कर, ऐसे फैट्स डिपॉजिट कर लूँ ताकि मुझे बार बार उस कंडीशन में ना जाना पड़े, और मुझे अगर भूख हड़ताल में मैं जाती भी हूँ तो फिर मेरे पर रिजर्व्स हों। तो क्या हम ना ये इसी वजह से, क्योंकि बहुत से लोग जब क्रैश डाइट करते हैं और उसके बाद 2-3
2-3 महीने के बाद जब वो डाइट छोड़ते हैं जी। तो उनका वजन दोबारा से बढ़ना शुरू हो यही जाता है। रीज़न होता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जो बॉडी होती है वो फिर जो रीगेन कर लेती है फ़ैट, तो फिर उस फैट को रिड्यूस करना बॉडी फिर बड़ा मसला हो जाता है। तो ये जो है वो बहुत ज़िद्दी फैट होता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ती है और पहले से भी ज़्यादा टफ प्लान्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए फैट डाइट्स या क्रैश डाइट्स तो रिकमेंडेड नहीं है। आप हेल्दी डाइट प्लान्स या आप कैलोरीज कम कर लें। अगर कोई बंदा अपना मतलब कि वेट लॉस करवाना चाह रहा है और उसको बड़ी जल्दी है, कई लोगों के माइंड में टारगेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि शादी ब्याह है या ये इतने मैंने 6 माह तक अचीव करना है, वजन कम करना या है, साल तक करना है, या 2 महीने में करना है, या महीने में करना है, तो वो 1000 या 1200 कैलोरीज का प्लान फॉलो कर सकते हैं। इससे मिनिमम रिकमेंडेड नहीं है। ये मिनिमम कैलोरीज हैं जो कि एक इंसान को लेनी चाहिए अपना वेट लॉस करवाने के लिए। वेट लॉस करने के लिए। दूसरा, बहुत से लोग हैं हम ना वो ग्रीन टी भी पीते हैं और भी बहुत सी टी है, उन कहवा भी पीते हैं, सारा कुछ पीते हैं वजन कम करने के लिए। ये कितने फ़ायदेमंद हैं और कितने नुकसानदेह हैं हमारी सेहत के लिए, और क्या वजन कम होता है? ग्रीन टी बहुत अच्छी है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फ्री रेडिकल्स यानी कि जो टॉक्सिन्स होते हैं उनकी एलिमिनेशन में हेल्पफुल होती है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। हर्बल टीज अच्छी हैं, लेकिन वो भी एक कैलकुलेटेड मिकदार में लेनी है पूरे दिन में, 1 या 2 कप, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप खाली यही फोकस करते हैं कि ग्रीन टी ही मेरा वजन कम कर देगी, तो ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेट लॉस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिलकर, जैसे कि स्ट्रेस है और बाकी मुख्तलिफ फूड्स हैं, स्लीप है आपकी, सोने जागने के, इवन टाइमिंग्स खाने पीने की, सारी चीज़ें मिलके आपका वजन कम कर रही होती हैं। खाली कोई एक फूड, एक ग्रीन टी, एक सप्लीमेंट आपका वजन कम नहीं कर रहा होता। और बहुत से, जैसे आपने सप्लीमेंट की बात की है, और हम ना बहुत से लोग हैं जो एक टाइम का खाना स्किप करके सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। मतलब सपोज रात का खाना स्किप कर दिया और एक टैबलेट खा ली है जी। ये कितना खतरनाक है? ख़तरनाक इस तरह से है कि अगेन वही बात है कि उसके शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो आ जाते हैं उन लोगों के पास। हो जाता है उस सप्लीमेंट से आपका एक तो पेट भर जाता है, दूसरा आपका वजन कम हो जाता है। मैं तो रिकमेंड नहीं करती, सप्लीमेंट्स को रिकमेंड नहीं करती, लेकिन ये कि मैं तो खुराक और वर्जिश के जरिए ही वजन कम करने को ही हमेशा तरजीह देती हूँ। और होना भी यही चाहिए। आप सीधे तरीके से वजन कम करें, थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन आप फिट भी रहते हैं और आपको कोई बीमारी जो वेट लॉस होते हैं फिर वो रीगेन नहीं होता, दोबारा से नहीं बढ़ता है वो। और दोबारा से उस तरह नहीं बढ़ता जब आप क्रैश डाइट करते हैं और उसके बाद दोबारा से आप नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो आपका यूं वजन बढ़ता है। दूसरा, हम ना डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आपको आराम आराम से खाना खाना चाहिए, लेकिन हमारी जितनी तेजी आ गई हुई है हमारी लाइफ में और हम भगदड़ मची हुई होती है, अच्छा फटाफट खाना खा ले, ऑफिस जाना है, ये जाना है, और कभी हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा फोन हमारे हाथ में होता है, हम वो देख रहे होते हैं हर चीज। तो इस तरह खाना तो हमेशा जब भी खाने के लिए बैठे, खाने की जगह फिक्स हो, खाने के टाइमिंग्स फिक्स हो, इवन जब आप खाना खा रहे हैं तो और आप किसी एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो, ताकि आपका जो आप खाना चबा के खाएं, आराम से खाएं, ताकि उसकी भरपूर ग़िज़ाइयत उस खाने की आपको मिले। इसके अलावा जो आपका मेंटल वेल बीइंग है, आपको वो भी अचीव हो, आपको सुकून हो, आपको इत्मीनान हो, आप पेट भर के सुकून से एक जगह बैठ के खाएं। और जो आप भगदड़ में खाते हैं खाना और एक ही टाइम पे आपने बहुत सारे काम अपने सर पे सवार किए होते हैं, तो उसकी ग़िज़ाइयत आपको उस तरह से नहीं मिल रही होती है। तो कितनी जो है, अगर एक लुकमे का देखा जाए तो उसको कितनी दफ़ा हमें चबाना चाहिए? इतना हो कि आराम से आप मतलब पूरी तरह से हर डाइजेस्ट हो सके, इजीली आप मतलब उसको खा सकें। अब मतलब ये कि जिससे आप आराम से मतलब उसको इंजेस्ट कर सकें, बहुत जल्दी ना हो कि आप गल्पिंग ना कर रहे हो, आप आराम से रिलैक्स होकर सुकून से आप खाएं। और दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स और जो जूसेस हैं, डब्बे वाले जूसेस हैं, वो हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह है? क्या हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं इस्तेमाल कर सकते? देखिए, फ्रूट जूस के बारे में बहुत ही गलत जो हम लोग की प्रैक्टिस है वो ये कि देखिए, अगर आप एक टाइम पे फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं कोई भी, तो आप एक सेब की एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक सेब खाते हैं या एक माल्टे की एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक टाइम पे 2 या 3 खा लेंगे माल्टे मैक्सिमम। इवन उसका फाइबर भी उसकी पील से हमें मिल जाता है। लेकिन जब आप जूस पीते हैं, उसी का जूस बनाते हैं, तो वो तकरीबन एक गिलास में 6 या 5 हमें माल्टे दरकार होते हैं। तो फाइबर भी उनका
रिमूव्ड होता है, और वो जो जूस होता है उससे आपको उतनी आपका पेट नहीं भरता जितना आप एक मतलब होल फ्रूट से भरता है। इस तरह से अभी अगर आप सेब भी खाते हैं तो फिर सेब का जूस बनाने में आपको 3 से 4 सेब चाहिए होते हैं एक ग्लास बनाने के लिए। लेकिन अगर आप वैसे सेब खाने बैठे तो आप 1 सेब या 2 सेब मैक्सिमम एक टाइम पे खा लेंगे, उसका फाइबर भी आपको मिलेगा और पेट भी भरेगा। तो फ्रूट जूस ना लें आप, फ्रूट होल फ्रूट लें, और डब्बे वाला तो बिल्कुल भी ना लें। सिर्फ ऐसी कंडीशन में वो पेशेंट्स जो कि सॉलिड नहीं खा सकते, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग फ्रूट जूसेस लें। जनाब हमना मुर्सलीन हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हमना बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए। और जनाब हम वजन कम करने के हवाले से बात कर रहे थे कि आपके डाइट प्लान क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपकी खुराक में शामिल होनी चाहिए। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं बदलते वक्त के, बदलते तकाज़ों की। तो जैसे जैसे आपको पता है वक्त गुजरता जा रहा है और टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता जा रहा है, जहाँ तक कि अब रोज़गार के मौके तक तब्दील हो रहे हैं। और कोरोना वबा के दौरान मुआशी मौक़ों के हवाले से एक पैराडाइम शिफ्ट हमें देखने को मिला और दुनिया ऑनलाइन और इंटरनेट पर मुंतकिल हो गई। फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से फरोग पा रही है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों अफराद इंटरनेट की मदद से पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के जहन में आज भी ये सवाल आता है कि क्या इंटरनेट से पैसा कमाना वाकई अभी भी मुमकिन है या अब भी एक फ्रॉड हो सकता है उनके साथ। हम इस टॉपिक पर कई मरतबा आपसे बात भी कर चुके हैं, लेकिन आज जिस मेहमान से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उन्हें लिटिल मास्टर ऑफ फ्रीलांसिंग वर्ल्ड कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी उम्र सिर्फ 14 साल है और वो इतनी कम उम्र में फ्रीलांसिंग और इंटरनेट की मदद से लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं घर पे बैठ के। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली हुसैन हैं, जिनकी उम्र महज 14 साल है और वो फ्रीलांस एक्सपर्ट भी हैं। अली, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप अली? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अली, आप सिर्फ अभी 14 साल के हैं और घर पे बैठ के आप इतना पैसा, लाखों रुपए कमा रहे हैं आप घर पे महाना। किस तरह ये पैदा हुआ आपका और कब स्टार्ट किया आपने? जब कोविड से पहले सारे स्कूल में पढ़ा करता था, गेम्स वगैरह खेले करता था, पबजी खेलता था मैं बहुत ज़्यादा। तो जब कोविड आया मैंने कहा कि सारे काम बंद है, घर वालों के अखराजात भी कम हो चुके हैं, तो लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं भी कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करता हूँ जिससे मैं भी अर्निंग कर पाऊँ। तो पापा ने मुझे कहा कि तुम जो है ना कोई काम सीखो, तुम जो गेम्स खेलते हो तो इसकी बजाय तुम कोई काम सीखो। जब कोविड आया सब स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, कुछ नहीं था, तो बच्चे फारिग बैठ के घर में गेम्स खेल रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैंने अपने टाइम को ज़ाया करने की बजाय एक काम सीखा, ऑनलाइन ही सीखा। मैंने यूट्यूब से सीखा, गूगल की हेल्प ली और वहाँ से सीख कर आज उन्हीं पे काम कर रहा हूँ और लाखों रुपये कमा। और कितनी देर हो गई, मतलब कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? तकरीबन 3 साल होने वाले मुझे। जब मैं 11 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया था ये काम। 3 साल होने वाले जनाब, और 14 साल का बच्चा अब घर पे बैठ के लाखों रुपए कमा रहा है और उसको कोई टेंशन नहीं होती कि भाई उसने ऑफिस जाना है, उसने ड्यूटी आवर्स पूरे करने हैं, जब मर्जी बैठ के हम पैसे कमा रहे हैं। आपकी उम्र में तो बच्चे खेल रहे होते हैं, गलियों में खेल रहे होते हैं और जैसे आपने बताया पबजी खेल रहे होते हैं। तो किस तरह, मतलब ये सिर्फ कोविड के आने की वजह से आपके दिमाग में ख्याल आया कि मैंने ये करना है, या आपने सोचा हुआ था कि आगे जाके मैंने इस साइड पर जाना है? नहीं, मुझे इन चीज़ों का शौक नहीं था, लेकिन गेम्स वगैरह का शौक था। ठीक है। तो मैं गेम्स वगैरह की वीडियोस देखा करता था यूट्यूब पे। तो पापा का ईमेल अकाउंट था, पापा कहते थे कि उनको हिस्ट्री में जाके पता चल जाता था कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ, क्या गेमिंग की वीडियो। वो डांटते थे कि तुम जो सा गेम्स देखते हो, गेमिंग वीडियोज़ देखते हो, ना देखा करो, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। तो मैंने सोचा कि मैं अपना जीमेल अकाउंट अलग से बना लेता हूँ ताकि पापा को पता ही ना चले कि मैं फिर आपने बताया जीमेल अकाउंट? मुझे बनाना नहीं आता था। अच्छा। लेकिन मैंने यूट्यूब पे जब सर्च किया हाउ टू मेक अ जीमेल अकाउंट, तब उन्होंने मुझे बताया कि एक तो जीमेल बना ले, एक नीचे एक और वीडियो आई जिस पे लिखा था हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल विद जीमेल अकाउंट। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो मैंने कहा खुद का चैनल हम कैसे बना सकते हैं। मैंने उस पर क्लिक किया, मेरा इंटरेस्ट उस पर गया, तो मैंने उस पर क्लिक करके मैंने सीखा कि कैसे चैनल बना ले। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे वीडियोस अपलोड करनी है, क्या काम करना है। उसके बाद मैंने इस पे तवज्जो दी, इस पे मैंने सीखा, यूट्यूब से सीखा, गूगल की हेल्प ली कि ये काम कैसे करना है, ये कैसे करना है।
उसके बाद यूट्यूब वाले मुझे रिकमेंड करते थे कि आप ये वीडियो देखें, फाइवर की सीखें, वेबसाइट बनाना सीखें, ये सीखें। तो मैं सब जितनी भी वीडियोस आती थी उनको प्ले कर लिया करता था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों पे था, तो वहाँ से मैंने सारा कुछ सीखा। दैट्स गुड अली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताइए आप इस वक्त कौन कौन सी ऐप्स पर काम कर रहे हो? बेसिकली ये ऐप्स नहीं है, ये प्लेटफॉर्म्स है, दुनिया की बड़ी बड़ी ठीक है। कंपनियां ये। एक तो गूगल है, जिसके गूगल का एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर, उस पर मैं आर्टिकल लिखता हूँ अमेरिकन हिस्ट्री के। उसके बाद फाइवर पे मैं वेबसाइट बना लेता हूँ, ऐप्स बना लेता हूँ, गेम्स बना लेता हूँ, और इसके अलावा मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। और यूट्यूब पे मेरा चैनल है सॉलिड टेक के नाम से, जिसके ऊपर मैं सिखाता भी लोगों को, जो काम मैं करता हूँ वो दूसरों को भी सिखाता हूँ। दूसरों को भी सिखाते हो, और जैसे आपने बताया कि आप ब्लॉगिंग भी करते हो और आर्टिकल्स भी लिखते हो, तो ये किसी मदद लेकर लिखते हो या खुद ही से सारा करते हो? नहीं, जब क्योंकि मैं सुबह स्कूल भी जाना होता है, अब तो स्कूल खुल चुके हैं, तो मैं टाइम को हैंडल कर लेता हूँ। सुबह शाम तक 6 बजे तकरीबन मैं स्कूल के वर्क से फारिग हो जाता हूँ। उसके बाद तकरीबन 11 बजे तो आम सब सोते हैं। हाँ। तो मैं काम करता हूँ, उसके बाद वीडियोस शूट कर लेता हूँ, कई दफ़ा तो ब्लॉगर पर आर्टिकल्स लिख लेता हूँ और पब्लिश कर लेता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 3 से 4 घंटे काम करता हूँ और मैं आज अर्निंग कर। अकेले करते हो या घर में बहन भाइयों की या अम्मी अबू की मदद भी ले लेते हो? नहीं, छोटे बहन भाई हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। एक भाई फर्स्ट कर है मेरा। अच्छा। और उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं है, लेकिन मैं अकेला ही होता हूँ, लैपटॉप पर अकेले हर चीज कर लेते हो? हाँ, अकेला ही हर चीज़ कर लेता हूँ, एडिटिंग वगैरह सब कुछ खुद कर लेते हो। और ये आपने सिर्फ यूट्यूब से वीडियो और गूगल की मदद से सीखा है? जी। कोई ट्रेनिंग नहीं ली आपने नहीं। कहीं पर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर? नहीं। अब जैसे इस वक्त जैसे आपने भी बताया कि पेंडेमिक है और बहुत से लोग हैं जो बेरोजगार भी हो गए, घर पे बैठे हुए हैं, तो जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे कि किस तरह वो अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, या जितने भी प्लेटफॉर्म पर आप जाकर काम कर रहे हो वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं और घर में बैठकर पैसा कमा सकते हैं? ऑनलाइन अर्निंग तो अब टेक्नोलॉजी का दौर आता जा रहा है, जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, तो ऑनलाइन वर्क अपने बिजनेस को लोग लेके चल रहे हैं, ऑनलाइन लेके चल रहे हैं। तो आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है। पाकिस्तानी इस बात को समझ नहीं रहे कि लोग समझते हैं फेक है, सब कुछ फेक Exactly, है। हाँ। हाँ, कि ये फेक है। मुझे भी ऐसी परेशानी हुई थी, दोस्त कहते थे फेक कर रहे हो, अच्छा। कुछ कर रहे हो, तुम्हें पैसे नहीं मिलने। जब इंटरव्यू स्टार्ट हुई, उसके बाद जब अर्निंग स्टार्ट हुई, तो दोस्त भी कहने लगे हाँ यार तुम सही कह रहे थे। अच्छा। उसके बाद अगर कोई आना चाहता है इस फील्ड के अंदर, तो कुछ भी कर सकता है, वो छोटा सा काम भी सीख ले। सब जितने भी लोग हैं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि ब्लॉगर पर वर्क करें। ब्लॉगर पे आप अर्निंग भी ज़्यादा कर लेंगे, और आपका वर्क भी सिर्फ आधे से पौने घंटे का वर्क है, और आप तकरीबन 50,000 प्लस अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्लॉगर जो आप बता रहे हो, ये कोई प्लेटफॉर्म है और हाँ। इस पे होता क्या है? इसके ऊपर आपने आर्टिकल्स लिखने होते हैं। अब आर्टिकल्स कई लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश लोगों की वीक होती है पाकिस्तान में। तो मेरा यूट्यूब चैनल है सॉलिड टेक के नाम से। अगर मुझसे कोई सीखना चाहता है अर्निंग के हवाले से कुछ भी, तो मैं उस पर सिखाता हूँ और बताता हूँ कि ब्लॉगर पर एक ट्रिक यूज़ करके हम आर्टिकल्स वहाँ पर लिख सकते हैं। मैं भी कुछ, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश लो थी स्टार्ट में, तो मैं भी कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल किया करता था, लेकिन अच्छा। अब मैं खुद सारा काम कर लिया करता हूँ ब्लॉगर पर। और अगर कोई सीखना चाहता है तो वो ऑनलाइन सीख सकता है, ऑनलाइन वर्क सीख सकता है। यूट्यूब पे लोग जो सी वीडियोस देखते हैं, टाइम अपना ज़ाया करते हैं, फेसबुक पर टाइम ज़ाया करते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम ज़ाया करते हैं, तो वो इन्हीं प्लेटफॉर्म से सीख भी सकते हैं, अगर वो इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें निकाल कर उनको देख सकते हो, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद करे आपको आगे बढ़ने के लिए। तो जब आपने पहली दफ़ा क्या किया था, पहली दफ़ा जिससे पैसे आपने कमाए? शुरू में यूट्यूब चैनल बनाया था। अच्छा। उसका मैंने एक वायलेशन कर दी थी कि एक मेरे चैनल पे उन्होंने, यूट्यूब वालों ने एक स्ट्राइक मेरे चैनल पे भेज दी। मैंने एक गलत वीडियो बना दी थी, ठीक है, कि उस वजह से वो यूट्यूब वालों को पसंद नहीं आई, उन्होंने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। वो मोनेटाइज चैनल था, उसमें मुझे पैसे भी आ रहे थे, तो वो चैनल मेरा डिलीट हो चुका था। लेकिन फिर मैं डिमोटिवेट हुआ, मैंने कहा कि चैनल इन्होंने उड़ा दिया, ऐसे कर दिया। मैंने बहुत ज़्यादा ईमेल्स भी उनको सेंड की, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपने वायलेशन कर दिया। लेकिन फिर मैंने दोबारा से चैनल स्टार्ट किया। मैंने कहा कि अगर मुझे उस चैनल से पैसे आ रहे हैं, तो उससे मैं दोबारा चैनल बना सकता हूँ, दोबारा स्ट्रगल करके, और दोबारा अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरा जो पहला वे था वो मैंने ब्लॉगर पर वर्क किया था, क्योंकि ब्लॉगर सबसे इजी था, और इसमें आपके पास कोई स्किल्स होना ज़रूरी नहीं है, आप इस पर आराम से वर्क कर सकते वो हैं। कर सकते हो। तो जब आपने पहली दफ़ा पैसे आपको मिले, तो आपने जब घर पर वो दिए, तो क्या घर वालों का क्या रिएक्शन था, मदर फादर का क्या रिएक्शन था कि इतने पैसे कहाँ से आए हैं और कैसे कमाया तुमने? पहली अर्निंग मेरी 35,000 आई थी, और वो सीधा पापा के बैंक अकाउंट में गई थी, क्योंकि इजी पैसा और जितने भी आज पाकिस्तानी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल नहीं होती है इंटरनेशनल कंपनीज के लिए। तो वो बैंक अकाउंट में भेजते हैं, या फिर आपके जैसे क्रेडिट कार्ड के अंदर भेजते हैं। तो सीधा पापा का बैंक अकाउंट था, मैंने लिंक किया हुआ था, क्योंकि मेरी एज छोटी थी, मेरा अपना बैंक अकाउंट तो नहीं था।
तो पापा का बैंक अकाउंट मैंने लिख किया और साथ में मेरे जितने पैसे होते थे वो पापा के बैंक अकाउंट में ही जाते थे। जब 35,000 पापा के बैंक अकाउंट में गए पहली दफ़ा, वो पहले मुझे समझते थे, जब मैं वर्क सीख रहा था तब वो कहते थे कि आप गेम्स खेल रहे हो, आप यही कर रहे हो, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो जब उनको पता लगा कि मैं वर्क कर रहा हूँ और जब मेरी पहली अर्निंग उनके बैंक अकाउंट में गई तो वो हैरान हो गई। पापा कहते कि आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से, कैसे किए? फिर मैंने कहा कि मैं अर्निंग करता हूँ और वर्क करता हूँ। फिर पापा ने मुझे लैपटॉप लेके दिया। अच्छा। और ये जो वर्क मैंने आपको बताया ये आराम से मोबाइल पर भी हो सकते हैं। और जितने भी पापा को जब पता लगा कि उन्होंने फिर लैपटॉप लेके दिया, फिर मैंने अपने जो सब वर्क था उसको प्रोफेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम स्टार्ट उसको काम स्टार्ट कर दिया। तो अभी आप जैसे कह रहे हो कि आपके पास लोग ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, तो कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो और कौन सी एज के लोग हैं जो आपके पास आते हैं? बच्चे हैं या बड़े भी लोग हैं? अब कमेंट्स कर रहे होते हैं वीडियोस के नीचे, कई दफ़ा अपना नंबर दे दो, व्हाट्सअप दे दो, अच्छा। कॉन्टैक्ट करना सीखना है। तो क्योंकि अब इतनी ज़्यादा लोग हैं कि मैं किसी को अपना नंबर दे नहीं सकता। Exactly, ये क्योंकि तंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जितने भी मेरे जैसे हमसाए होते हैं या फिर क्लास फेलोज होते हैं, उनके पेरेंट्स को जब पता लगा कि मैं अर्निंग करता हूँ, वर्क करता हूँ, तो मेरे पास आए 1-2 दिन बाद बारी बारी साहब आए, कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी सिखाओ, पबजी खेल रहे हैं और फालतू टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और इनको भी कुछ सिखाओ कि ये भी घर के अखराजात उठा सकें और घर का काम स्टार्ट करें। तो सिखाया फिर आपने उनको? हाँ, क्योंकि दोस्त थे, मैं अब उनको मना तो कर नहीं सकता था और मैं सिखाना भी चाहता था कि मैं खुद तो सीख रहा हूँ तो मैं दूसरों को भी सिखाऊं। पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो मैं इसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करना चाहता था। मैं दूसरों को भी सिखा रहा था काम, तो उनको भी सिखाया मैंने। लेकिन कुछ दोस्त थे जिनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं था, शौक नहीं था। वो बात होती है ना कि आप काम करें तो शौक का करें। आप बेशक आपकी सैलरी कम होगी, लेकिन आप शौक वाला अपना काम करें, आपको उस काम करने में मजा आएगा। तो आपका जब इंटरेस्ट होगा किसी चीज में तभी आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह अली भी बता रहा है कि उनको इस चीजों में इंटरेस्ट था तभी वो इतने आगे निकल चुके हैं और अब माशाल्लाह अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। तो आगे का क्या प्लान है अली, क्या करना है आगे? आगे इसी काम को लेके चलूंगा। जैसे स्टडी कंप्लीट होगी, अभी तो कई दफ़ा स्कूल्स के सर भी कह रहे होते हैं आप तो अभी से लोग जैसे पढ़ाई भी अपने फ्यूचर के लिए करते हैं कि हमने कुछ अर्न करना है। हाँ। तो मेरे सर्स कहते हैं कि आप जो है स्कूल छोड़ दो, आप तो अभी कमाना शुरू कर दिया, आपका फ्यूचर तो अभी से बन गया। मैंने कहा कि नहीं, अगर आप पढ़ाई को साल लेके चलेंगे, आपके जैसे आपके पास नॉलेज ज़्यादा आएगा। आप क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो लोग ये नहीं देखेंगे कि आपके पास पैसे कितने, आप कितना कमाते हैं। लोग कहेंगे इतनी क्लासें पढ़ी थी और फिर छोड़ दिया। और जितने भी मेरे जैसे दोस्त थे उनको मैंने सिखाया, लेकिन कुछ दोस्त थे जो कि इस कान में डालते थे दूसरे से निकाल देते थे, लेकिन मुझे काफी दुख हुआ। इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे ना उसमें। उनको सिखाया मैंने, मेहनत की काफी। जब पता लगा कि उनको कुछ आता जाता नहीं है, वो मजाक वगैरह करते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या काम करना। समझाया। अभी भी मजाक करते हैं? अभी भी आपको टॉन्ट करते हैं? नहीं, मैं भी कई दफा मजाक कर लेता हूँ आपस में, दोस्तों में चलता रहता है ऐसा। तो कई दफा क्लास में होता है ऐसे, कई दफा पूछ भी रहे होते हैं जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, क्लास फेलोज, वो पूछ रहे होते हैं कि अब हमने ये किया था, आगे क्या स्टेप हमने फॉलो करना है, आगे क्या करना है। तो सब मैं उनको क्लास में भी बता देता हूँ। कई दफा जो दोस्त होते हैं वो मजाक भी कर लेते हैं, कभी कुछ तंग वगैरह भी कर लेते हैं, हम आपस में ऐसे चलता रहता है। तो टीचर्स का क्या आपकी तरफ वो होता है, क्या रुझान होता है, क्या कहते हैं आपसे, क्या पूछते हैं? टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हो या कहते हो कि अच्छा हमने भी ये स्टार्ट करना है, ज़रा हमें भी अली बताओ आप? हाँ, टीचर्स मेरे जब शुरू में कहते थे कि आप जो है ना अपने इस स्टडी पे चलें, तो मैं स्टडी पे था, लेकिन फिर भी कहते थे कि आप जो है ना अपनी ज़्यादा फोकस स्टडी पे ही रखें, क्योंकि वो भी इस चीज़ को फेक समझते थे कि ये फेक है सब कुछ। हमने भी ट्राई किया है, क्योंकि कई लोग ट्राई करते हैं, उनको मुश्किलात का सामना होता है शुरू में। वजह क्या है अली, आपको क्या लगता है? आप इस पे काम भी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग पे ऑनलाइन ही काम कर रहे हो, तो क्यों लोग इसको सही नहीं समझते, इस पे फोकस नहीं कर पाते? उनको लगता है कि फ्रॉड हो जाएगा। वो लोग मेहनत नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि हम एक बटन दबाए पैसे आ जाए। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करें तो आप कुछ एक बटन दबाएंगे तो आपको पैसे नहीं आएंगे, आपको वर्क करना पड़ेगा। मैं जब मेरा स्टार्टअप था तब मैंने तकरीबन 8 महीने मैंने मेहनत की थी। उसके बाद 8 मंथ बाद मुझे अर्निंग आई थी। 8 मंथ मैंने लगातार की थी अर्निंग, और 8 मंथ जैसे मैंने लगातार जैसे वर्क किया था। और जब शुरू में लोग कहते थे कि आप जो से छोटे हैं, फाइबर पे ऑर्डर्स नहीं देते थे कि आप अभी छोटे हैं, आप हमारे पैसे चले जाएंगे, आप ना तजर्बेकार हैं, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ, मैं इसमें काम में प्रोफेशनल होने लग पड़ा, तो बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए, ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए और ज़्यादा अर्निंग होना स्टार्ट हो गई।
ये तो बहुत अच्छी बात है। और जाते जाते क्या पैगाम देना चाहोगे? बहुत से बच्चे भी आपको देख रहे होंगे, वो क्या करें? लास्ट पर यही पैगाम दूंगा कि ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ। आने वाला दौर इसी चीज़ का है। अगर आप इस चीज़ को अभी से ही अपने दिमाग में नहीं डालेंगे कि ये रियल है, आप इसको फेक समझते जाएंगे, तो लेकिन जब आप आगे चलेंगे, जब लोग अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद आप पछताएंगे काश हम पहले ये काम कर लेते और आज हम अर्निंग कर रहे होते। क्योंकि आने वाले दौर में ये आम हो जाएगी, फिर अर्निंग भी कम हो जाएगी ऑनलाइन अर्निंग में। अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा, आप इस पर वर्क करें तो आप आम जॉब पर भी अगर काम करते हैं तो आपको तकरीबन 12 हाउस तो आम जॉब है और आप उससे तकरीबन बहुत कम अर्निंग होती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो 3 से 4 घंटे काम करके भी आप 1 लाख से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। दैट्स गुड। अली हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और जनाब कह लें कि ये सबसे छोटे पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर कह लें कि घर में बैठकर पैसा कमा रहे हैं और ऑनलाइन के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से हमें बता रहे थे कि घर पर बैठ के पैसा किस तरह कमाया जा सकता है। अली, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ कि आप इसी तरह आगे बढ़ते जाए और अच्छे पैसे कमाते जाए। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से। तो ड्राइवर्स के एहतजाज के बाइस मेट्रो बस सर्विस ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। अलाउंसेस ना मिलने पर मेट्रो बस के ड्राइवर्स और अमले का आज 5वां रोज है एहतजाज करते हुए। गजुमता से शादरा तक मेट्रो बस सर्विस तीसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद है और मेट्रो बस ड्राइवर्स ने अलाउंसेस ना मिलने पर गाड़ियां ट्रैक पर लाने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरी जानिब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्टर अलबराक ने भी फिलफौर अलाउंसेस देने से इनकार कर दिया। थर्ड कंपनी प्लेटफॉर्म ने एहतजाज करने वाले 260 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद क्या डेवलपमेंट सामने आई है, हम बात करते हैं। जैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। जैन, बताइएगा, 5 रोज हो चुके हैं इनको हड़ताल करते हुए। मेट्रो बस के जो ड्राइवर्स हैं, कोई सुनने वाला नहीं है इनकी। शुक्रिया मुनीबा आसिफ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आज 5वां रोज है कि शहर लाहौर का जो ट्रांसपोर्ट का बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है, गजुमता से लेके शादरा तक चलने वाली मेट्रो बस, उसकी सर्विस मुअत्तल है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि मेट्रो बस पर गुज़िश्ता 9 सालों से काम करने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनको तुर्क कंपनी अलबराक और प्लेटफॉर्म की तरफ से जो उनके ग्रेजुएटी अलाउंस बनते हैं वो अदा नहीं किए गए और हर ड्राइवर के ये अलाउंस तकरीबन 4.5 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपए फी कस बनते हैं। तो आज से 4 रोज कबल इन ड्राइवर्स की तरफ से अपने मुतालबात तुर्क कंपनी के सामने रखे गए और उनसे मुतालबा किया गया कि अब कॉन्ट्रैक्ट होने में सिर्फ 10 रोज खत्म होने में 10 रोज बाकी रह गए हैं, तो उनके पैसे अदा कर दिए जाएं। मगर तुर्क कंपनी की तरफ से अभी तक उनके जो पैसे हैं उनकी अदायगी नहीं की गई, जिसके बाद ये ड्राइवर्स इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने एहतजाजन मेट्रो बस को चलाने से इनकार कर दिया है। और आज उसका इस एहतजाज का 5वां रोज है कि जो 64 गजुमता से लेके शादरा तक चलने वाली मेट्रो बसें हैं, ये मेट्रो बस के डिपो में मौजूद हैं और ड्राइवर्स ने इन बसों को चलाने से इनकार कर दिया है। अब आपने जो इसमें बात की कि क्या इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो इन ड्राइवर्स ने मेट्रो बस डिपो के बाहर एहतजाज भी किया, मगर इस तुर्क कंपनी के कान पे जूं तक ना रही। जबकि दूसरी तरफ जो पंजाब हुकूमत और मास ट्रांजिट अथॉरिटी है वो भी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है और इस मामले में इंटरफेयर करने की बजाय आंखें बंद किए बैठी हुई है। अब इस हुकूमत की लापरवाही की वजह से, मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मुबैना कोताही की वजह से और तुर्क कंपनियों की तरफ से टैक्सों की अदायगी ना होने की वजह से इसका जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये जो मेट्रो बस है जो कि शादरा से गजुमता तक चल रही है मुनीबा, इसके जो रोजाना मुसाफिर हैं वो तकरीबन 2,40,000 हैं और अभी तक जितने भी मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं उसमें सबसे जो कामयाब प्रोजेक्ट है वो इसी को ही कंसीडर किया जाता है, मेट्रो बस को।
तो इस ठीक है जी मेट्रो जैन, पर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया है और इस हवाले से मजीद भी क्या डेवलपमेंट होती रहेगी आपसे हम जानते रहेंगे। 5 रोज हो गए हैं ड्राइवर्स को मेट्रो बस के एहतजाज करते हुए, लेकिन अभी तक उनकी नहीं सुनी गई है। जैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद थे। जैन, बहुत शुक्रिया। जनाब, आगे बढ़ते हैं, एक और मसले के बारे में बात कर लेते हैं। वो मसला है कोरोना वायरस के हवाले से, जिसकी जो चौथी लहर है वो कहर ढा रही है। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8 तक पहुंच चुकी है और शहर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। शहर के अस्पतालों में अगर देखा जाए तो वेंटिलेटर्स 50% तक भर चुके हैं, जबकि ऑक्सीजन बेड्स पर 30% मरीज दाखिल हैं। कोरोना वैक्सीन की बात की जाए तो शहर में मौजूद तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और इंतजामिया के मुताबिक सेंटर्स पर वैक्सीन की वाफिर मिकदार भी इस वक्त मौजूद है। लेकिन वैक्सीनेशन के हवाले से जो शहरियों का रद्द-ए-अमल है वो तसल्ली बख्श नहीं है, जिसकी वजह से केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इंतजामिया की जानिब से तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम की जानिब से बरते जाने वाली जो लापरवाही है वो खतरनाक साबित होती जा रही है। शहर में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद है, माहिर अमराज सीना व दमाए। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सब कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और इवन दो के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन भी उन्होंने करवा ली है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करवा रहे हैं, फिर भी कोरोना केसेस में क्यों इजाफा देखने में आ रहा है? क्या जो वैक्सीनेशन लग रही है वो मौसर साबित नहीं हो रही, या जो ये वाली वेव है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम सवाल है। गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन पर तो पूरा जोर दिया जा रहा है और अब लोगों में ये हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की तरफ वो जा रहे हैं। पर जिस तरह कि आप लोग को पता है कि चौथी लहर है, ये कहा जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से है। इस वक्त तमाम दुनिया में 100 से ज़्यादा ममालिक में डेल्टा वेरिएंट जो है वो तशवीशनाक हद तक फैल चुका है। बिल्कुल। और सेम सिचुएशन पाकिस्तान और लाहौर में भी है। 70 से 80% तक जो इन्फेक्शंस हैं इस वक्त वो डेल्टा वायरस की वजह से हैं, क्योंकि अब सबके इल्म है कि ये वैक्सीनेशन जो है वो यूजुअली जो बनी थी आज से साल पहले या 6 महीने पहले, ये दूसरी वेरिएंट के खिलाफ थी। बिल्कुल, ये वेरिएंट तो दिसंबर के बाद आया, पर ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीनेशन जो है उस वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं साबित होती। ये तमाम मुल्कों ने और बहुत सारी स्टडीज से साबित हो रहा है कि जिन्होंने ये वैक्सीनेशन लगाई है उन पे भी डेल्टा वेरिएंट का जो हमला है वो कम हो रहा है। और हम भी लाहौर में ये देख रहे हैं कि जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं शिद्दत के साथ, जो ऑक्सीजन पे आपने अभी बताया या वेंटिलेटर्स पे हैं, ये वो हजरात हैं जिनको वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुई। इसमें से मेजॉरिटी वो हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन से मुराद है कि जिनको फुल्ली वैक्सीनेटेड है और उनको भी इन्फेक्शन हो जाती है। जैसा कि हमने पहले भी प्रोग्राम में बताया कि वैक्सीनेशन जो है 100% बीमारी के खिलाफ नहीं बचाएगी, पर ये 100% हॉस्पिटलाइजेशन और 100% मौत के खिलाफ जरूर बचाती है। तो इसमें इन्फेक्शन का होना जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुई उनको इन्फेक्शन जरूर हो रही है, पर एक तो वो तादाद में बहुत कम है और उनको एक इन्फेक्शन जो है वो शिद्दत में नहीं जाती, मामूली होती है और वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में है, तमाम दुनिया में ब्रेक थ्रू। अब आप USA ले लें, यूरोप ले लें, वहाँ भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं। यानी कि उनको वैक्सीनेशन हुई है, चाहे वो एस्ट्राजेनिका है, चाहे वो फाइजर की है, या जिस तरह पाकिस्तान में साइनोफार्म या मोडर्ना लग रही है, तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। पर यह बात श्योर है कि जिनको वैक्सीनेशन है उनको इंशाल्लाह शिद्दत का जो अटैक है या जानलेवा अटैक वो नहीं होगा। इस वक्त भी हमारे पास केसेस मेरे पास हॉस्पिटल में जो हैं, उसको अगर हम डाटा निकालें तो मेजॉरिटी केसेस वही हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो हमारा एक मैसेज अभी भी ये जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरफ है, चाहे वो पेस जरा थोड़ा स्लो है, गवर्नमेंट भी इसको तेजी से बढ़ाए और हमारी आवाम भी वैक्सीनेशन की तरफ तेजी से आए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि दोनों डोजेस लगाने की, जैसे आपने भी बताया कि हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट का शिकार लोग हो रहे हैं, तो क्या हमें फिर अब पाकिस्तान के लोगों को बूस्टर शॉट्स की तरफ चले जाना चाहिए? उसकी जरूरत है हमें अब? नहीं, देखें, बूस्टर डोज अगर हम अप्रूव करते हैं तो ये बहुत अजीब सी बात होगी, क्योंकि हमें तो 80% पॉपुलेशन को अपना वैक्सीनेट करना है। अगर हम मेजॉरिटी लोगों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो हम जो इन्फेक्शन की चेन है उसको ब्रेक नहीं कर सकते। फौरी तौर पर अगर हम बूस्टर पे चले जाएं तो वो जो वैक्सीनेशन हम बूस्टर पे लगा देंगे तो हमारी जो आम पब्लिक है जिनको इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो इससे महरूम हो जाएंगे।
ऑलरेडी हमारे पास वैक्सीनेशन की तादाद बहुत ज्यादा बहुत नहीं ज्यादा है, नहीं या है। तो यूके की तरह हो ना जी कि बहुत वैक्सीनेशन के मिकदार में आ मिलियंस रही ऑफ पीपल मकदार, पर वो लोग भी अब WHO और जो CDC है उन्होंने भी अभी तक वैक्सीनेशन की जो बूस्टर डोज है अभी तक रिकमेंड नहीं की। उनका भी ख्याल यही है कि पहले हम अपनी आम पब्लिक को वैक्सीनेट कर दें, उसके बाद हम बूस्टर डोज पे जाएंगे। पर फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई गाइडलाइंस बना रही है कि शायद हेल्थ केयर वर्कर जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जी। जो बिल्कुल इसके सामने, उनको शायद बूस्टर डोज की शायद इजाजत मिल जाए थोड़े से लोगों को, बट पूरी पब्लिक को अगर हम बूस्टर या हम एक क्लास को बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि एथिकली भी ठीक नहीं होगा और वैसे भी ठीक नहीं। हमें ऑन बाय लार्ज अपनी पब्लिक को हमने वैक्सीनेट करना है और उनको मैसेज देना है कि वैक्सीनेशन कराएं, ताकि इस चेन जो इन्फेक्शन की है इस चेन को ब्रेक किया जाए। बिल्कुल। और दूसरा बहुत से जो माहिरीन हैं सर वो भी यही कह रहे हैं कि जो वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं इंसान और इंसानियत की। तो इंसानी जज्बात से खिदमत इंसानियत सबसे बेहतरीन जज्बा, और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के ताउन से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल की तरह इस साल भी इंसानियत से मोहब्बत और दोस्ती का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। और ये दिन इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि इंसानी फलाह व बहबूद के लिए बेलौस जज्बे के तहत काम करने वाले समाजी कारकुन और इदारों की खिदमत को सराहा जाएगा। इंसानी फलाह व बहबूद के लिए एक्टिव अफराद की खिदमत के एतराफ़ में हर मुमकिन हौसला अफजाई की जाएगी ताकि लोगों में इंसानियत के खिदमत और इंसानों से दोस्ती और खैर खाही का जज्बा परवान चढ़े। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को उन ख़वातीन के नाम किया है जिन्होंने अपने आप को खतरे में डालकर मुश्किल में फंसे इंसानों की जानें बचाई हैं। हमने भी आज खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार दो ऐसी ख़वातीन को अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है जो मुश्किलात के बावजूद खिदमत इंसानियत में मशगूल हैं। मेरा दस्तरखान के नाम से उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू कर रखा है जो रोज़ाना सैकड़ों भूखे अफराद को खाना खिलाता है। उन्होंने ये काम कब स्टार्ट किया, कैसे शुरू किया, क्या क्या मुश्किलात उन्हें पेश आई हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा शमाइल हैं और सदफ ज़ुबैर हैं, समाजी कारकुन हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सबसे पहले तो सदफ मुझे आप बताइएगा कि जो इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया ये कब लिया और इसके पीछे का विजन क्या था? हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था जी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। ठीक है। और उससे पहले हम कुछ सोशल वर्क करते थे और मैं और ये उसी सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई। अच्छा। और मैंने देखा कि ये मेरी तरह का जज्बा है इनमें भी, तो फिर हमने ये एक प्रोजेक्ट करने का सोचा। अच्छा। और इस प्रोजेक्ट में हमने ये दस्तरखान का नाम रखा और ये दस्तरखान मजदूरों के लिए था। ठीक है। ना मतलब वो वाला तबका जो अनप्रिविलेज्ड है और जिसको पूरे दिन की मेहनत के बाद कोई पता नहीं होता कि अगले दिन खाना दिहाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस जज्बे के तहत हमने ये दस्तरखान फिर लगाना शुरू किया। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंस दिसंबर लास्ट वीक वी आर कंटिन्यूसली डूइंग इट। अच्छा, मतलब अभी तक, कल तक, आज तो लगेगा कल तक आप कंटिन्यूसली ये करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक दिन का भी गैप नहीं आया। अच्छा, वी स्टार्टेड विद 50 पीपल और उसके बाद फिर 100 माशाल्लाह अब तो हमारे 120 ही हो गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है, ये भी मेरी हिम्मत बनाती रहती हैं और हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनाते हैं। ये बच्चा है कुछ हमारा एक वॉलंटियर वर्कर। अच्छा। और उनके साथ हमारा बिल्कुल ऐसे ही है, एक दूसरे को ही हम हिम्मत देंगे और सराहेंगे तो मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ सकते हैं। उस्मा, मुझे आप बताइएगा कि ये इनिशिएटिव आपका, इसके पीछे क्या विजन था? और पहले भी आप, जैसे उन्होंने बताया सदफ ने, कि सोशल वर्कर आप लोग एज एन काम कर रहे थे, तो क्या लगा आपको कि इस साइड पर क्यों आना है? क्या कितना लैक कर रहे थे हम इसमें? हाँ, हम दोनों पहले जैसे इन्होंने बताया कि हम अपने अपने इंडिविजुअली हम अपना अपना काम कर रहे थे। और मेरा हमारा इस तरफ इसलिए ध्यान आया कि हमने कहा हमें कोई ऐसा काम करना शुरू करें कि जो हमारी तरफ से सिर्फ हो काम, हम अपना इंडिविजुअली करें। जैसे हम पहले लोगों के लिए डोनेशंस लेते थे कि एक फ़लाँ कोई ऑर्फनेज हाउस है, हम उसके लिए कोई डोनेशंस इकट्ठी कर रहे हैं, कोई राशन इकट्ठा कर रहे हैं, या किसी की शादी हो रही है तो उसके लिए लोगों से हम कह रहे हैं कि हमें वो डोनेशंस दें। तो हमने कहा हम कोई ऐसा काम करें कि जिससे लोग हमारी तरफ आएँ और वो हमारी मदद करें और हम आगे जाके लोगों के काम आएँ और आगे
लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखें। तो सबसे पहले यही ध्यान आया कि एक ऐसी चीज़ के एक वक्त का खाना मिलना भी आजकल के ज़माने में जो है बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे आपने अभी अपनी रिपोर्ट दी, सब्ज़ी, चीनी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इन बातों को ये देखते हुए हमने ये सोचा कि हमें कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि हम ज़्यादा, तो ज़ाहिर बात है कि हम 3 वक्त का नहीं तो चलें एक वक्त का खाना हम किसी को मुहैया कर सकें। फिर हमने लोगों को पॉइंट आउट किया कि कैसे लोगों को हमें देना चाहिए। तो फिर हमारे जहन में यही आया कि हम मजदूर तबका जो है, जो बेचारा दिहाड़ी के ऊपर काम करता है, जो पिसा हुआ तबका है, ताकि जो लोग रोज़ का अपना एक दिहाड़ी खाने के ऊपर भी अगर उनका पैसा खर्च हो जाए तो फिर उनके पास बाकी रात के लिए या अगले दिन के लिए कुछ नहीं बचता। तो इसके लिए हमने फिर यही सोचा कि हम इस चीज़ को ही लें और यही चीज़ स्टार्ट करें। तो हम फिर वहाँ पे जहाँ हम रहते थे हमने पॉइंट देखा मजदूरों का। किस इलाके में सबसे पहले हम जैसे हम अस्करी 10 में रहते हैं। तो हमारे घर के पास ही वो जोड़े पुल एक जगह है, वहाँ पर मजदूरों का पॉइंट है। ठीक है, वो मजदूरों का पॉइंट है। तो वहाँ पर मजदूर रोज दोपहर के वक्त 10 बजे या 11 बजे बैठ जाते हैं। तो अब हम उनको डेली बेसिस पे 50 से हमने स्टार्ट किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 100 लोगों को डेली बेसिस पर उनको खाना प्रोवाइड करते हैं डेली। हमारा हमने लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट किया था, तो आज ये 20th ऑफ अगस्त है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 50 से होके अब हमारा 100 to 150 हमारा डेली बेसिस पे लोगों चला को गया है। तो सदब ये अभी तक सिर्फ एक ही पॉइंट पे आप लोग टारगेट कर रहे हैं या मुख्तलिफ पॉइंट्स पे चले गए? हमारे जी 3 पॉइंट्स हैं जो हम सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें मजदूर ज़ाहिर मौजूद होते हैं, वो पॉइंट्स को हम टारगेट करते हैं और वहाँ पर फिर हमारी टीम्स जाती हैं। अच्छा। और वो उनको, और मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही थी इनकी बात में कि अनहायर्ड मजदूर, वो मजदूर जो कि 11 बजे तक वेट करते हैं, दे आर नॉट टेकन, और वो फिर मजदूरी पे नहीं वो जा सकते ना। तो उस वजह से फिर हम लोगों ने खाने का टाइम रखा 11 साढ़े 11। ठीक है, ताकि हम उनको उस वक्त एक वक्त का खाना, इट रियली मैटर्स टू देम एट दैट टाइम। तो ये हमारा पॉइंट है कि अब हम यहाँ पर जोड़े पुल पे दे रहे हैं। ठीक है। फिर हम भट्टा चौक पे दे रहे हैं। और हम हमारे जो कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं अस्करी के अंदर, वहाँ पर हम दे रहे हैं। और मदरसा, और मदरसा एक मदरसा है वहाँ पे भी हम वहाँ पर भी दे रहे हैं। वक्तन फवक्तन, वो एक डेली नया नहीं मदरसा है, लेकिन वक्तन फवक्तन देते रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, खाना प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। तो जब आपने पहला जो दस्तरखान लगाया था, तो वो जो पैसे थे या जो फंडिंग थी वो कहाँ से आई थी? खुद ही आप लोगों ने किया या लोगों ने ताउन किया आप लोगों के साथ? शुरू में तो फंडिंग जो थी वो हमारे अपने पास से थी, यानी इनकी भी और मेरी भी। तो मैंने इनको, बल्कि मज़े की बात इनको बताया, मैंने कहा नहीं मेरे पास इस महीने के लिए बहुत से पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं, आप यू डोंट हैव टू वरी, और हम करेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने भी मेरे साथ कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, मैं भी फिर करती रहूँगी। फिर हमने अपने बच्चों से स्टार्ट किया, उनको हमने मोटिवेशन दी। मैंने कहा कि ये तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, अब आप, मेरी बेटी को मैंने फिर कहा, इंग्लैंड में होती है वो, तो उसको फिर मैंने कहा कि अब मतलब माशाल्लाह वो तो खैर कर ही रहे हैं, मेरी बहन है और हमें सारे इनके भी रिलेटिव्स हैं, लेकिन अस्करी से भी देयर आर मैनी पीपल फ्रॉम अस्करी। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि हम वो अस्करी के अंदर से। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जाहिर है चूँकि जब मजदूर 100 के बाद जो बाकी रह जाते हैं, एंड यू नो दे आर स्टैंडिंग इन क्यू एंड वेटिंग फॉर देयर मील, और हम उन्हें कहते हैं कि अब तो खाना ख़त्म हो गया, तो वो फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि जब वो वापस चले जाते हैं इंतज़ार के बाद। बिल्कुल। तो मैं ये चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जी ये ज़्यादा हमें डोनेशन भी हों, ज़ाहिर है हमारे पास जितनी होंगी हम उनको और ज़्यादा खाना दे सकेंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे आप बताइएगा उस्मा कि कितने वॉलंटरली लोग अभी आपके साथ काम कर रहे हैं और जज्बा कितना नज़र आता है आपको लोगों के अंदर कि वो खिदमत इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं? वॉलंटरली तो हमारे साथ अभी हम दोनों ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो हमारी कम्युनिटी है वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है, कि जैसे वो हमारे घरों में राशन दे देते हैं या हमें पैसे हमें पहुंचा देते हैं, या जैसे मैं जैसे इमरान खान के साथ ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ शौकत खानम की वजह से। कि जैसे वो खुद वहाँ पे जाते थे, लोगों के घरों में जा के वो कहते थे कि आप मुझे डोनेशंस दे दें। तो मैं लोगों को ये भी कह देती हूँ कि अगर आप लोग
आपका आना मुश्किल है तो आप मुझे बेशक अपना घर का पता बता दें, मैं आपके घर आके आपसे वो कर लूँगी। तो लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं वहाँ के लोग हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत मिल के, और उनकी वजह से ही हमारा दिसंबर से जो एक ये मिशन स्टार्ट हुआ है और आज ये 20th ऑफ अगस्त है और हमारा ये मिशन अभी तक यानी कि 50 से लेकर 100 तक इसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो ये उनके लिए मैं बहुत उनकी थैंकफुल हूँ कि वो उनकी वजह से हमारा ये, और शुरू में तो हम ये डोर चल टू रहा डोर है। गए, मैं और उसमें हम जाते थे। अच्छा। और हमने लोगों ने जिसने भी कहना कि हमारे पास डोनेशन ले जाएं, हाँ। तो हम लोगों ने गाड़ी पकड़नी है, वी जस्ट रैंग द बेल्स और हमने कहना कि आप डोनेशन दे दें। और यकीन करें कि 500 भी इतनी एक बड़ी इनकरेजमेंट थी हमारे लिए। कोई 100 रुपया भी दे देता था तो वी फेल्ट लाइक कि जी बहुत अच्छी बड़ी कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सिर्फ आपने पार्टिसिपेशन करनी है, ये जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से जरूरी ज़्यादा नहीं, पैसे बिल्कुल। देंगे तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी चीज़ में। आपने जितना आपकी हैसियत है आप उतना हिस्सा डाल सकते हैं, ताकि जो लोग हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनके ऊपर आके हाथ रखें, वो उनको वो चीज़ और मिल पाकिस्तान सके। जैसा जी मुल्क अगरचे ये गरीब मुल्क समझा जाता है, लेकिन जितना माशाल्लाह चैरिटी का जज्बा हमारे Exactly, पाकिस्तानियों में है, आप देखें कि इतनी हमें वो जो रिस्पांस जो लोगों ने दिया, वी वर नेवर एक्सपेक्टिंग दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब और लोग जो हैं वो हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, हम किसी को जानते भी नहीं हैं, हम ना पहचानते हैं, ना हमने ये किसी की बहुत शक्ल appreciate देखी, ना करने कभी की बात मिले है। हैं, जी हाँ। लेकिन वो हमें इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि वो हमारे हाथ में 10-10 हज़ार या इससे भी ज़्यादा पैसे हमारे हाथ में, और हम हैरान होते हैं। हम कहते हैं आप तो हमें जानते भी नहीं, तो आप हमें किस तरह से। तो वो कहते हैं आपका काम ही इतना साफ और सही है कि आप लोग इतना वो लोग काम इतना कर रहे हैं सही तरह से कि हम खुद आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक हमारे अच्छी चीज़ है। और दूसरा सदफ, हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसे है और इसमें SOPs का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मसला बनता जा रहा है। तो इस चीज़ को किस तरह आप कैटर करते हैं कि यकीनी बनाया जाए? हम जी इसको बहुत यकीनी बनाते हैं, क्योंकि आप देखें कि ये बेचारे करीब करीब बैठे होते हैं, तो फिर हम वो अपने बॉक्सेस लेके जाते हैं मास्क के, वी डिस्ट्रीब्यूट द मास्क। और फिर हम कहते हैं कि वी मेक श्योर कि हर एक को मास्क पहन के लेने के बाद वो मिले। अगरचे कुछ फेंक भी देते हैं बाद में, लेकिन हम उनको एजुकेट भी करते हैं। कहते हैं कि ये बच्चे हमारे वॉलंटियर वर्कर्स बताते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप इस पे अमल करें, तो हम उनको एजुकेट भी करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे उनको ही है। फिर कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर है जी ये कोरोना के दिनों में हमने ये स्टार्ट किया था और नेचुरली हम इससे अवेयर हैं कि इसके कितने प्रॉब्लम्स इसको हैं, हमने इसकी- अमल दरामद कराना है इस पे। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा मसला है। दूसरा हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी NGOs हैं जो इस हवाले से काम भी कर रही हैं और हमारे लोग फंडिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं कि खिदमत इंसानियत के लिए हम काम करते हैं, हम पैसे भी डोनेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी जो गुर्बत है वो पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो रही? क्या लगता है आपको? वो गुर्बत पाकिस्तान से इसलिए ख़त्म नहीं होती कि जो यहाँ पाकिस्तान में जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है बेचारा वो बहुत ही गरीब है। हम सिर्फ जो लोग हैं हम शायद सिर्फ अपने लिए ही पैसा खर्च करते हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी या कोई भी हम अपनी जो अपना लाइफ स्टाइल है हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने ये इनिशिएटिव लिया तो तब से हमें पता लगा है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे या लोगों के लिए अगर हम करेंगे तो उसका अजर हमें ज़्यादा मिलेगा। अगर हम लोगों के लिए हम अपने लिए तो हम अपनी ज़िंदगी बना ही रहे हैं, exactly, लेकिन हमें अपने अगले जहान के लिए एक अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो उसके लिए अगर हम लोगों के जितना काम आएंगे उतना ही वो हमारे उतना ही काम आएगा। हमारी भी अगर हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो हमारे लिए भी अल्लाह मियां आसानियाँ पैदा करेगा। बेशक, इसमें बेशक, मैं ऐसे ऐड ही। करना चाहूँगी थोड़ी सी बात कि ये जो बेसिकली इसकी प्रोजेक्शन लोग ज़्यादा कर लेते हैं और इस पे हकीकत में अमल नहीं हो रहा होता। अब जो वो NGOs जब बन जाती हैं तो फिर वो इस चीज़ को थोड़ा सा उससे अपने फोकस से हट जाते हैं। हम लोग वी मेक श्योर कि हम हर रोज़ डेली वीडियो बनाएं और उस वीडियो में हम खुद भी हमें पता चले और लोगों को भी पता चले कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये जो एक कहते हैं ना दुनियावी सताइश, उसके लिए हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम अल्लाह के साथ सौदा करें, बेहतरीन सौदा हो और वो
साफ सुथरा हो। तो बहुत सी मुश्किलात का सामना भी आपको सदफ करना पड़ा होगा कि ख़वातीन हो के हम बाहर निकल रहे हैं, तनकीद करते हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, माशरे में भी बहुत से लोग हैं, तो इस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ा सफ़र अव्वल तो जी ये इतना ब्लेसफुल काम है कि मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह की इतनी मदद, ये मुझे हमेशा कहती थी कि नहीं सदफ आपने घबराना नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा आप इमरान खान का ये बार बार बोलते हैं घबराना नहीं है, अल्लाह ताला की मदद आती है डेफिनेटली, लेकिन कभी कभार जाहिर है ये आप सही कह रही हैं ख़वातीन के लिए, जैसे अब हम वहाँ पर जाते थे मज़दूरों के उसमें, तो वो एक मॉब जो था वो फिर हम थोड़ा पर्दा वगैरह उस तरह से कवर करके अपना, तो उस मॉब से भी थोड़ा सा हम बचने के लिए हम डेली बेसिस पे वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन वीडियोस वी मेक श्योर के डेली वीडियो बने। फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसको आगे कितना एक्सटेंड करने का आप लोगों ने सोचा हुआ है? हमारे फ्यूचर प्लान्स यही है कि अभी जैसे हमारा 100 है तो हम इसको आगे इसकी क्वांटिटी अपनी बढ़ाएं, और भी कोई अगर हमें कोई जगह नज़र आती है तो हम वहाँ पर भी जाके लोगों को इसका फ़ायदा हासिल हो, और बस यही हमारे डोनेशंस पे डिपेंड करता है जी। फिर जितनी भी माशाल्लाह हमें अव्वल तो आ ही रही हैं, लेकिन हम वी आर होपिंग कि हमें और आए और फिर हम इस काम को और बढ़ाएं, और हम छोटे छोटे जो कारोबार हैं वो शुरू करके दें। जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमने एक या दो प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, तो उसमें एक रेडी लगवा के दी हमने, एक कोई बेचारा माजूर इंसान था उनके, तो उनको फिर मतलब ही इज अर्निंग फ्रूट की उस पे रेडी लगवा के दी। मतलब तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आप लोग एक दिन का मील हमने सोचा कि हम उसकी माइनस करके तो हम उसके पैसे उसमें डालें और वो कारोबार, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मील माइनस नहीं हमारा किया, माइनस मील हमारा वही वो है, चलता जा वो रहा है। हमारा रेगुलर है, लेकिन हमने एक ये कि उसको हमने जो एक बेरोजगार इंसान था और जो डिसेबल था उसको अब हमने एक उसका रोजगार हमने उसको रोजगार मुहैया लगा के किया है। दिया, उसे कारोबार करके उसको दिया कारोबार है। हमारे ये करके प्रोजेक्ट्स हैं जी, फ्यूचर। हमारे साथ सदफ जुबैर मौजूद थी और उज़मा शुमाइल मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आप लोगों के साथ हमारी बेस्ट विशेस के आने वाले दिनों में आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें खिदमत इंसानियत के लिए। और जो लोग हमें देख रहे हैं और अगर आप भी अपना देना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात